नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत पर सबसे तेज बुलेटिन। मॉर्निंग की खबरों का सबसे बड़ा डोज आपको मिलेगा 30 सेकंड 30 खबर में। और आपको यह जानकारी दे दें कि हम आपको इस बुलेटिन में बताएंगे आपके शहर की खबरें। मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, असम के बाढ़ की क्या स्थिति है और महाराष्ट्र का सियासी संग्राम कहां तक पहुंच गया है, यह हम आपको बताएंगे। तो बने रहिए अगले आधे घंटे आपके शहर की, आपके काम की खबर 30 सेकंड 30 खबर में। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं महाराष्ट्र की सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं और कनेक्शन जो है अब दिल्ली आ गया, यानी सुप्रीम कोर्ट तक महाराष्ट्र की लड़ाई पहुंच गई है। आखिर आज क्या होने वाला है, दिखाते हैं पूरी खबर 30 सेकंड में। महाराष्ट्र में चल रहा सियासी घमासान अब देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच गया है। शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और डिप्टी स्पीकर के नोटिस को चुनौती दी गई है, जिस पर आज सुबह 10:30 बजे सुनवाई होगी। शिंदे गुट की तरफ से 2 याचिकाएं दाखिल की गई है। एकनाथ शिंदे और 15 विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसमें डिप्टी स्पीकर के नोटिस को अवैध बताया गया है। कुल मिलाकर अब मामला सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का रुख इस पूरे मामले में बेहद ही अहम हो गया है। तो ये आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट पूरा मसला पहुंच गया, लेकिन महाराष्ट्र की सियासी सरगर्मी में एकनाथ शिंदे गुट भी लगातार अहम फैसले ले रहा है। बैठकों का दौर चल रहा है। पूरी खबर आपको दिखाते हैं 30 सेकंड में। शिंदे खेमे ने अजय चौधरी को शिवसेना विधायक दल के नेता के रूप में नियुक्ति को चुनौती दी है। इसके साथ ही सुनील प्रभु को चीफ व्हिप के रूप में नियुक्त करने को भी चुनौती दी गई है। शिंदे खेमे ने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने को भी चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि जब तक डिप्टी स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर फैसला नहीं हो जाता, तब तक वो डिप्टी स्पीकर को उनके खिलाफ अयोग्यता याचिका पर कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दे। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ठीक हो गए हैं और अब स्पीकर की नियुक्ति को लेकर भी संभावनाएं बढ़ गई हैं। महाराष्ट्र की सियासत में स्पीकर की नियुक्ति संभव है। क्या होने वाला है, पूरी खबर आपको दिखाते हैं 30 सेकंड में। महाराष्ट्र विधानसभा में जल्द स्पीकर की नियुक्ति की जा सकती है। बता दें कि अभी महाराष्ट्र विधानसभा में कोई स्पीकर नहीं है। ऐसे में डिप्टी स्पीकर स्पीकर का काम संभाल रहे हैं, लेकिन कभी उनके अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठ रहे हैं तो कभी उन पर भेदभाव के आरोप लगाए जा रहे हैं। इस बीच खबर है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल जल्द स्पीकर की नियुक्ति को मंजूरी दे सकते हैं। सूत्रों की माने तो स्पीकर की नियुक्ति पर सदन में वोटिंग हो सकती है और इस दौरान शिंदे गुट सदन से गैर हाजिर रह सकता है। खबरों की माने तो स्पीकर की नियुक्ति के बाद शिंदे गुट मुंबई लौट सकता है। शिंदे गुट के विधायक इस समय गुवाहाटी में है, लेकिन उन पर कार्रवाई का खतरा मंडरा रहा है क्योंकि उन्हें नोटिस भेजा गया है और वक्त है आज शाम 5:30 बजे तक का। पूरी खबर दिखाते हैं आपको। एकनाथ शिंदे गुट के 16 विधायकों को डिप्टी स्पीकर की ओर से समन जारी किया गया है, जिस पर आज शाम 5:30 बजे तक जवाब देना है। वहीं शिवसेना ने भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल नहीं होने पर सभी को नोटिस जारी किया है। पार्टी व्हिप सुनील प्रभु ने 16 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित करने का नोटिस जारी करते हुए 27 जून की शाम 5:30 बजे तक अनुपस्थित रहने पर लिखित जवाब देने के लिए कहा है। नोटिस में कहा गया है कि अगर विधायक जवाब नहीं देते हैं तो यह मान लिया जाएगा कि आपके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। अब आपको बताते हैं शिंदे गुट के विधायकों की मुश्किल बढ़ सकती है क्योंकि कानूनी प्रक्रिया को लेकर वकील ने सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर क्या होने वाला है शिंदे गुट के साथ, दिखाते हैं आपको इस खबर में। महाराष्ट्र का सियासी संग्राम अब कानूनी लड़ाई का रूप ले चुका है। एक तरफ जहां मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है, वहीं दूसरी तरफ उद्धव कैंप के वकील ने शिंदे गुट के उस दावे पर सवाल खड़ा कर दिया है जिसके तहत शिंदे गुट के विधायक अयोग्य घोषित होने से बच सकते हैं। दरअसल एकनाथ शिंदे कैंप का दावा है कि शिवसेना के करीब 40 विधायक उनके पास हैं, यानी 2/3 का नंबर है। लेकिन उद्धव कैंप के वकील का दावा है कि ये दावा किसी दूसरी पार्टी के साथ मर्जर पर चलता है, जो कि अब तक नहीं हुआ है। आपने देखा शिंदे गुट की मुश्किल बढ़ रही है, लेकिन अब शिवसेना की बात करते हैं कि शिवसेना के सामने भी चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। आखिर शिवसेना के सामने कौन सी मुश्किल खड़ी हो गई है, इस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच शिवसेना से बगावत करने वाले नेताओं की कतार लगातार लंबी होती जा रही है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार के मंत्री उदय सामंत ने भी उद्धव ठाकरे का हाथ छोड़कर शिंदे गुट का हिस्सा बन गए हैं। बताया जा रहा है कि उदय सामंत मुंबई से सूरत के रास्ते गुवाहाटी पहुंचे, जहां होटल में खुद एकनाथ शिंदे ने उनका स्वागत किया।
उदय सामंत की शिंदे गुट में एंट्री के साथ ही शिंदे गुट में महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है। वहीं उदय सामंत आज सुबह 11 बजे के करीब लाइव सेशन के जरिए अपनी बात रखेंगे। शिवसेना की मुश्किल बढ़ रही है तो संजय राउत लगातार इशारा कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन इस बार क्या इशारा किया 30 सेकंड में समझिए। बीते कई दिनों से जारी महाराष्ट्र के सियासी संग्राम में कई रंग देखने को मिले। पहले शिवसेना के कुछ विधायकों ने बगावत की, फिर बागियों की बढ़ती कतार से हैरान उद्धव कैंप ने बागियों को मनाया, समझाया, लेकिन बात नहीं बनी। शिवसेना से बगावत करने वाले विधायकों को चेतावनी दी जा रही है। शिंदे कैंप के लिए चेतावनी भरे लहजे का इस्तेमाल करते हुए संजय राउत ने कहा कि शिवसेना के लाखों कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल हमने संयम बरतने को कहा है। साथ ही शिंदे कैंप को चेतावनी दी गई कि जो बाहर गए हैं वो शिवसेना के नाम का इस्तेमाल न करें। तो देख रहे हैं आपकी चेतावनी और ललकार लगातार संजय राउत की तरफ से दी जा रही है, लेकिन जान लीजिए कि एकनाथ शिंदे गुट भी अपनी मांग पर अड़ा हुआ है और अभी तक गुवाहाटी में ही है। क्या आखिर संजय राउत ने चेतावनी दी, दिखाते हैं आपको। महाराष्ट्र में जारी सियासी लड़ाई के बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने बागी विधायकों पर जमकर हमला बोला। संजय राउत ने कहा कि विधायकों ने बगावत तो कर ली, लेकिन अब मुंबई आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। राउत ने विधायकों को चुनौती देते हुए कहा कि गुवाहाटी में क्या रखा है, चौपाटी तो आना ही पड़ेगा। शिंदे कैंप को लेकर संजय राउत के तेवर लगातार गर्म है। संजय राउत ने कहा कि बागी विधायक बाला साहब का नाम नहीं, अपने पिता के नाम का इस्तेमाल करें। शिवसेना के विधायकों को लगातार चेतावनी दी जा रही है और इसी बीच शिवसेना के विधायकों को मनाने के लिए आदित्य ठाकरे ने मोर्चा संभाला है, लेकिन उनका भी लहजा थोड़ा सा चिंता वाला है। देखिए क्या कहा आदित्य ठाकरे ने। उद्धव ठाकरे के बाद अब आदित्य ठाकरे के तेवर भी बागी विधायकों के खिलाफ तल्ख हो गए हैं। मुंबई के सांता क्रूज में शिवसैनिकों के बीच पहुंचे आदित्य ठाकरे ने एकनाथ शिंदे समेत बागी विधायकों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बागियों को सीधी चुनौती दी कि अगर हिम्मत है तो मुझसे सीधे आकर बात करो। शिवसैनिकों का जोश देखकर आदित्य ठाकरे बागियों के खिलाफ खूब गरजे। उन्होंने शिवसेना के बागियों को गद्दार करार दिया। साथ ही दावा किया कि महाराष्ट्र की जनता बागियों को कभी माफ नहीं करेगी, उन्हें करारा जवाब देगी। आदित्य ठाकरे ने बागियों को तो चेतावनी दे दी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधने से चूके नहीं। आखिर क्या कहा आदित्य ठाकरे ने, पूरी खबर देखिए 30 सेकंड में। महाराष्ट्र और शिवसेना में सियासी संकट के बीच आदित्य ठाकरे ने बड़ा दावा किया। आदित्य ठाकरे ने कहा कि 30 मई को एकनाथ शिंदे को सीएम पद की पेशकश की गई थी, लेकिन वो उद्धव ठाकरे की खराब सेहत का फायदा उठा रहे हैं। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए आदित्य ने कहा कि अगर इस खेल में बीजेपी शामिल नहीं है तो उनके लोग वहां विधायकों से क्यों मिल रहे हैं। आदित्य ने आगे कहा कि जैसे आईपीएल में बोली लगती है वैसे ही अब एमएलए की बोली लगती है। उन्होंने कहा कि मैंने रेस कोर्स देखा है, लेकिन इन लोगों ने पूरा हॉर्स मार्केट ही खरीद लिया है। तो ये तस्वीर तो आप देख रहे हैं, लेकिन सड़क पर भी संग्राम हो रहा है और जैसे संजय राउत ने कहा कि सड़कों पर भी संग्राम होगा, सड़कों से भी ऐसी तस्वीर सामने आ रही है। दिखाते हैं आपको महाराष्ट्र की सड़कों की तस्वीर। महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच उद्धव और शिंदे गुट के समर्थकों के बीच सड़क पर संग्राम शुरू हो गया है। शिंदे समर्थकों के गुस्से की ये तस्वीर महाराष्ट्र के बीड से आई है। बीड में तानाजी सावंत के समर्थकों ने शिवसैनिकों की गाड़ी में तोड़फोड़ की। इस गुस्से के पीछे की वजह यह है कि शनिवार को पुणे में शिंदे गुट के विधायक तानाजी सावंत के दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ की गई थी। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने न केवल उनके दफ्तर में बल्कि उनकी दुकानों में भी तोड़फोड़ की थी। ऐसे में माना जा रहा है कि इस तोड़फोड़ के जरिए तानाजी सावंत के समर्थकों ने बदला लिया है। तो आप देख रहे हैं तोड़फोड़ हो रही है और शिवसेना के विधायकों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन इस बीच शिवसेना के तमाम बागी विधायकों को 15 विधायक ऐसे हैं जिनको Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। किसने सुरक्षा दी, दिखाते हैं आपको इस खबर में। महाराष्ट्र में जारी सियासी रस्साकसी के बीच बागी विधायकों के खिलाफ शिवसैनिकों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। विरोध प्रदर्शन और तोड़फोड़ के बाद बागियों ने महाराष्ट्र सरकार से अपनी और परिवार की सुरक्षा की मांग की थी। इस बीच केंद्र सरकार ने शिवसेना के 15 बागी विधायकों को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराई है। सीआरपीएफ की सुरक्षा घेरे की ये तस्वीर शिवसेना के बागी विधायक सदा सरवणकर के घर के बाहर की है, जहाँ सीआरपीएफ के जवानों के साथ मुंबई पुलिस के अधिकारी और जवान भी मुस्तैद है। वहीं मुंबई के कुर्ला में विधायक मंगेश कुदालकर के दफ्तर पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब बात करेंगे महाविकास अघाड़ी की, जो अपनी सरकार बचाने में जुटा हुआ है। बागी विधायक गुवाहाटी में मौजूद हैं और लगातार बैठक पे बैठक हो रही है।
महाराष्ट्र में गहराते सियासी संकट के बीच महाविकास अघाड़ी खेमे में बैठकों का दौर लगातार जारी है। रविवार को एनसीपी प्रमुख शरद पवार के घर पर महाविकास अघाड़ी के नेताओं की बैठक हुई, जहां शरद पवार और अजित पवार समेत कांग्रेस और शिवसेना के बड़े नेता मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि बैठक में बागियों के खिलाफ आगे की रणनीति तैयार की गई, साथ ही सरकार कैसे बचे इस पर भी मंथन किया गया। उद्धव की बार-बार चेतावनी के बावजूद शिंदे गुट झुकने को तैयार नहीं है। ऐसे में महाविकास अघाड़ी सरकार बचाने के लिए अब शरद पवार ने मोर्चा संभाला है। शरद पवार ने मोर्चा तो संभाल लिया है, लेकिन वो क्या करने वाले हैं, आखिर उनकी रणनीति क्या है, ये आपको बता दें, क्योंकि महाराष्ट्र से दिल्ली में भी पहुंच गए हैं। क्या करने वाले हैं शरद पवार, इस रिपोर्ट में देखिए। शिवसेना में बगावत के बाद जहां महाविकास अघाड़ी की गाड़ी दलदल में फंसी है, वहीं से निकालने के लिए अघाड़ी दलों की कोशिश भी लगातार जारी है। इस बीच महाअघाड़ी सरकार में शामिल एनसीपी प्रमुख शरद पवार महाराष्ट्र दिल्ली पहुंचे हैं। ऐसी हालत में शरद पवार के महाराष्ट्र छोड़ने को लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए गए, लेकिन दिल्ली पहुंचे पवार ने साफ कर दिया कि एनसीपी का पूरा समर्थन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ है। वहीं उन्होंने दिल्ली आने का कारण बताते हुए कहा कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए यशवंत सिन्हा का नामांकन है, इसलिए उनके साथ देने के लिए दिल्ली आया हूँ। अब आपको शिवसेना की रणनीति भी बता दें। लगातार बैठक तो हो रही है, लेकिन वीडियो जारी करके भी महत्वपूर्ण संदेश दिया जा रहा है। इस बार कौन सा वीडियो जारी किया है, आप जरूर देखिए। महाराष्ट्र में सियासी संग्राम और शिवसेना में बगावत के बीच शिवसेना की ओर से एक और वीडियो जारी किया गया है। इस वीडियो के हवाले से शिवसेना ये बताने की कोशिश कर रही है कि जनता अब भी उद्धव ठाकरे के साथ खड़ी है। शिवसेना की ओर से जारी किए गए इस वीडियो में शहर में कई जगहों पर लगे पोस्टर को दिखाया गया है। इन पोस्टरों में उद्धव ठाकरे के साथ बाला साहब ठाकरे भी दिखाई दे रहे हैं, जहां समर्थन वाले कुछ नारे भी लिखे गए हैं। बता दें कि सियासी संग्राम के बीच जहां उद्धव ठाकरे की सीएम की कुर्सी जानी तय मानी जा रही है, वहीं बगावत के बाद शिवसेना की कमान भी उद्धव ठाकरे के हाथ से फिसलती दिखाई दे रही है। तो ये तस्वीर तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन इसी बीच जन समर्थन जुटाने के लिए भी शिवसेना तैयारी कर रही है और आज उद्धव ठाकरे एक बड़ी रैली और जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। पूरी खबर देखिए 30 सेकंड में। महाराष्ट्र में जारी सियासी संग्राम के बीच जहां शिवसेना की राजनीतिक ताकत लगातार कमजोर हो रही है, वहीं शिवसेना के सामने सरकार बचाने के साथ साथ पार्टी बचाने भी बड़ी चुनौती दिखाई दे रही है। हालांकि चौतरफा झटकों का सामना कर रहे उद्धव ठाकरे भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। सियासी संग्राम में आज एक बार फिर से उद्धव ठाकरे जनता के बीच जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे आज गोवंडी क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे। उनकी यह सभा शाम 6 बजे होगी। माना जा रहा है कि रैली के दौरान उद्धव ठाकरे पार्टी से बगावत करने वाले नेताओं की बात जनता के बीच रख सकते हैं। शिंदे गुट को बार बार बुलाया जा रहा है, लेकिन गुवाहाटी से मुंबई आने के लिए शिंदे गुट की आखिर प्लानिंग क्या है, क्या रणनीति बनाई गई है, वो आपको दिखाते हैं इस खबर में। शिवसेना के खिलाफ बगावत करने वाले शिंदे गुट के तमाम विधायक बीते कई दिनों से मुंबई छोड़कर गुवाहाटी में डटे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर शिंदे गुट के विधायक कब मुंबई लौट रहे हैं। वहीं सवाल का जवाब शिंदे गुट के विधायक दीपक केसरकर ने दिया। उन्होंने कहा कि 1 से 2 विधायक अभी और आएंगे और हमारे साथ जुड़ेंगे। उनके समर्थन और अन्य निर्दलीय उम्मीदवारों के साथ हमारी संख्या 51 हो जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हम 3-4 दिन में किसी निर्णय पर पहुंचेंगे और तब सीधे महाराष्ट्र वापस जाएंगे। अब आपको लेकर चलते हैं जर्मनी, और जर्मनी से खबर बता दें, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिन का दौरा है, लेकिन जब वहां पर स्वागत हुआ तो प्रधानमंत्री गदगद हो गए। दिखाते हैं आपको। पीएम मोदी 3 दिन के विदेश दौरे पर हैं। इस बीच पीएम मोदी G7 बैठक के लिए जर्मनी पहुंचे, जहां उनका शानदार स्वागत किया गया। ये स्वागत जर्मनी में भारतीय समुदाय के लोगों ने किया। इस दौरान पीएम के समर्थन में जमकर नारेबाजी भी की गई। वहीं समर्थकों की भीड़ देखने के बाद पीएम मोदी भी अपने आप को रोक नहीं सके और उनके बीच पहुंच गए। इस दौरान पीएम मोदी ने वहां मौजूद लोगों से मुलाकात कर उनका अभिवादन स्वीकार किया। वहीं इससे पहले पीएम मोदी के एयरपोर्ट पहुंचने पर भी भारतीयों में उनसे मिलने को लेकर खासा उत्साह देखा गया। जर्मनी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां के लोगों को संबोधित किया और यह बताया कि भारत लोकतंत्र को लेकर किस तरह से लगातार काम करता रहा है और भारतीय उस पर गर्व करते हैं। दिखाते हैं आपको इस खबर में। जर्मनी पहुंचे पीएम मोदी ने म्यूनिख में भारतीय समुदाय के एक कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने अपने बयान की शुरुआत 1975 की इमरजेंसी से किया और कहा कि आज से 47 साल पहले डेमोक्रेसी को बंधक बनाया गया था और डेमोक्रेसी को कुचलने की कोशिश की गई थी। पीएम मोदी ने आपातकाल को भारत के वाइब्रेंट डेमोक्रेटिक इतिहास पर काला धब्बा बताया और कहा कि भारत के लोगों ने लोकतंत्र को कुचलने के सभी साजिशों का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से दिया। साथ ही पीएम ने भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी करार दिया। प्रधानमंत्री ने भारत की एक और बात का जिक्र किया और कहा कि होता है, चलता है, ये सब भारतीयों ने अब छोड़ दिया है। दिखाते हैं आपको।
जर्मनी में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने अपनी सरकार के कामकाज का भी जिक्र किया। वहीं इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज का भारत होता है, चलता है, ऐसे ही चलेगा वाली मानसिकता से बाहर निकल चुका है। पीएम ने कहा कि आज का भारत करना है, करना ही है और समय पर करना है का संकल्प रखता है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत अब तत्पर है, तैयार है, अधीर है। उन्होंने कहा कि भारत अधीर है प्रगति के लिए, भारत अधीर है विकास के लिए, भारत अधीर है अपने सपनों और सपनों की सिद्धि के लिए। अब जर्मनी से आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के मथुरा, जहां पर महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज दौरा करने वाले हैं और बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करेंगे। किस तरह की तैयारियां वहां पर की गई हैं, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज यूपी दौरे पर रहेंगे। अपने दौरे के क्रम में राष्ट्रपति कोविंद मथुरा वृंदावन की यात्रा करेंगे। राष्ट्रपति भवन की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार राष्ट्रपति कोविंद वृंदावन में कृष्ण कुटीर में रहने वाले लोगों से मुलाकात और बातचीत करेंगे। दौरे के क्रम में राष्ट्रपति सुबह 10:15 बजे मथुरा पहुंचकर बांके बिहारी मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। वहीं 11:15 बजे के करीब कृष्ण कुटीर में रह रही माताओं से मुलाकात करेंगे, जबकि 12:15 बजे के करीब राष्ट्रपति कोविंद मथुरा से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। अब आपको ये जानकारी भी दे दें कि किस तरह से राष्ट्रपति के दौरे को लेकर तैयारियां चल रही है, लेकिन अब बात करेंगे आगे की खबर की, और ये महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है, इस खबर में दिखाते हैं। विपक्षी दलों के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं दूसरी ओर एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने अपना नामांकन पहले ही दाखिल कर दिया है और उनकी जीत लगभग सुनिश्चित मानी जा रही है, जिसे लेकर विपक्षी खेमे में हलचल तेज है और बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। विपक्ष भी अपनी रणनीति बनाने में पीछे नहीं हट रही है। इसे लेकर विपक्ष की तरफ से आज सदन में बैठक बुलाई गई है। अब देखना ये होगा कि विपक्ष की इस बैठक में क्या कुछ सामने निकल कर आता है, जिससे कि विपक्षी दलों के लिए ये राह आसान हो सके। तो विपक्ष की राष्ट्रपति चुनाव को लेकर तैयारी है, लेकिन अब आपको लेकर चलते हैं पंजाब, जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार अपना पहला बजट पेश करने वाली है। इसमें क्या खास होने वाला है, 30 सेकंड में समझिए। पंजाब विधानसभा का बजट सत्र 24 जून से शुरू हो गया है और मुख्यमंत्री भगवंत मान की नेतृत्व वाली सरकार आज अपना पहला बजट पेश करेगी। ये फैसला मंत्रिमंडल की बैठक में किया गया है। इसकी जानकारी देते हुए सीएम भगवंत मान ने ट्वीट कर लिखा कि सभी पंजाब वासियों को बधाई। पंजाब के इतिहास में पहली बार आम लोगों की राय से बना बजट पेश होगा। आपको बता दें कि दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी ने पहली बार दिल्ली के अलावा किसी दूसरे प्रदेश में सरकार बनाई है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि चुनावी मौसम में बड़े बड़े वादे करने वाली पार्टी बजट में जनता को क्या खास सौगात देती है। अब पंजाब से आपको लेकर चलते हैं जम्मू कश्मीर, जहां पर आतंकियों के लिए काल बने हुए हैं सुरक्षा बल। किस तरह से कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, पूरी खबर आपको दिखाते हैं 30 सेकंड में। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ अभियान में जुटे सुरक्षा बलों के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। यहाँ के डोडा से सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। आतंकी के पास से सुरक्षा बलों ने पिस्टल, मैगजीन और कई राउंड गोलियां भी बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि आतंकी सीमा पार अपने आकाओं के संपर्क में था और वह सुरक्षा बलों पर हमले की योजना बना रहा था, लेकिन इससे पहले ही उसे दबोच लिया गया। बता दें कि गिरफ्तार किया गया आतंकवादी डोडा का ही रहने वाला है, जबकि उसके परिवार का एक सदस्य पाकिस्तान चला गया है। फिलहाल गिरफ्तार किए गए आतंकवादी से पूछताछ की जा रही है। प्रयागराज हिंसा का मास्टरमाइंड जावेद पंप अपने घर को ढहाने के बाद कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा है और उनकी पत्नी की याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। पूरी खबर 30 सेकंड में। संगम नगरी प्रयागराज में हिंसा भड़काने का आरोपी जावेद पंप जहां जेल में रहकर अपने किए की सजा भुगत रहा है, वहीं जावेद पंप की पत्नी कोर्ट के दर पर खड़ी है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला बुलडोजर एक्शन से जुड़ा हुआ है। जावेद की पत्नी परवीन फातिमा और बेटी सुमैया फातिमा ने 21 जून को इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में बुलडोजर के जरिए मकान गिराए जाने की कार्रवाई पर सवाल खड़ा किया गया है। वहीं जावेद की पत्नी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मुआवजा देने के साथ ही एक्शन लेने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश देने की मांग की है। अब आपको खबर बताते हैं, असम में चल रही बाढ़ की वजह से जनजीवन प्रभावित हो रहा है, लेकिन इस बीच एक खबर आई है जो राहत देती है। वो खबर आप जरूर देखिए। प्रलयकारी बाढ़ की ये तस्वीरें असम की है, जहां मूसलाधार बारिश और भूस्खलन के चलते लोगों का जीवन पानी पानी हो गया है। विनाशकारी बाढ़ की चपेट में आकर जहां अब तक 170 से अधिक लोगों की मौत हो गई है, वहीं हजारों लोगों का घर बार पूरी तरह तबाह हो गया है। बाढ़ की संकट से जूझते लोग अपना आशियाना छोड़कर राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। हालांकि आपदा प्रबंधन विभाग की माने तो बाढ़ प्रभावित इलाकों में पानी कम होने से लोगों ने राहत की सांस ली है, लेकिन अब भी राज्य के 28 जिलों में बाढ़ का असर दिखाई दे रहा है।
सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई, जिसकी रिमांड आज खत्म हो रही है, लेकिन उसके बाद क्या एक्शन लिया जा सकता है वो आपको दिखाते हैं 30 सेकंड में। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मास्टरमाइंड गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की आज पुलिस रिमांड खत्म हो रही है। बता दें कि बिश्नोई को 22 जून को कड़ी सुरक्षा के बीच मानसा जिला अदालत में देर रात पेश किया गया था, जहां पुलिस ने कोर्ट में दलील दी कि कई गैंगस्टरों के सामने बिठाकर पूछताछ करनी है। इसके लिए पुलिस ने मानसा अदालत से 10 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन मानसा कोर्ट ने सिर्फ 5 दिन की रिमांड बढ़ाई। अब 27 जून यानी आज लॉरेंस बिश्नोई की रिमांड की अवधि समाप्त हो रही है। ऐसे में पुलिस एक बार फिर से गैंगस्टर को कोर्ट में पेश कर सकती है। अब आपको खबर बताते हैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की, जहां पर दिवाली तो नहीं है लेकिन दिवाली जैसा नजारा है। आखिर क्या हुआ है, समझिए 30 सेकंड में। हैरान मत होइए, तस्वीरें यूपी के बुलंदशहर की है और ये आवाज पटाखों की नहीं बल्कि जर्जर बिजली की हाई टेंशन लाइन में हो रही स्पार्किंग की है। बताया जा रहा है कि बुलंदशहर के गुलाबबट्टी में बीच बाजार होकर गुजर रही बिजली की जर्जर हाई टेंशन लाइन में जमकर स्पार्किंग हुई। हालांकि गनीमत है कि यहाँ कोई हादसा नहीं हुआ और जोरदार स्पार्किंग पटाखों की आवाज तक सिमट कर रह गई। वहीं व्यापारियों ने सीएम योगी से बाजार की बिजली लाइन को भूमिगत कराने की मांग की है। अब आपको फिर से उत्तर प्रदेश के एक शहर की खबर दिखाते हैं, जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली है और यह बुलडोजर चला है नशे की बोतल पर। कहां बुलडोजर चला है दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। तस्वीरें असम के नगांव की है, जहां पुलिस ने नशे की बोतलों पर बुलडोजर चलाने के साथ ही आग के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि नगांव पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य निषेध दिवस के मौके पर अलग अलग जगहों पर अभियान चलाकर भारी मात्रा में ड्रग्स जब्त किया था। जब्त किए गए ड्रग्स में हेरोइन और ब्राउन शुगर के साथ साथ गांजा और कप सिरप भी शामिल थे, जिनकी कीमत करीब 15 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिसे पुलिस की टीम ने बुलडोजर से रौंद दिया। जबकि बाकी बचे नशे के सामानों को पुलिस ने लोगों के सामने ही एक मैदान में जलाकर राख कर दिया। ये खबर हमने असम से बताई। अब आपको लेकर चलते हैं जयपुर और एक अच्छी खबर का रुख करते हैं, जहां पर पक्षियों के लिए घर बनाया गया है, महल बनाया गया है। दिखाते हैं आपको कैसे तैयार हुआ ये पक्षी महल। राजस्थान के जयपुर में पक्षियों के लिए अनोखा अपार्टमेंट तैयार किया गया है। ये अपार्टमेंट 6 मंजिला है और इसकी खास बात है कि इसमें करीब 2000 पक्षी निवास कर सकते हैं। सभी पक्षियों के लिए खाने पीने का पर्याप्त इंतजाम किया गया है। 6 मंजिला अपार्टमेंट में पक्षियों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। 80 फीट ऊंचे 6 मंजिला अपार्टमेंट में 2000 से अधिक पक्षियों के लिए अलग अलग फ्लैट बनाए गए हैं। इस अपार्टमेंट को बनाने में गुजरात के कारीगरों की भी मदद ली गई है। 30 सेकंड 30 खबर में आपको आपके शहर की खबर बताई है। फिलहाल इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे तमाम खबरें फटाफट अंदाज में। बने रहिए हमारे साथ।